बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जल है तो जीवन है। जल का संचय करें ताकि हमारा जीवन बचा रहे। जल है तो ही कल है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक के लिए अनुदान की सुविधा है उपलब्ध। दलहन तिलहन मोटे अनाज की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदानित कृषि उपादान, और हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद राजेंद्र सोनिया। अब समाचार विस्तार से। सिंचाई के लिए 2 सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें एक है डीप बोरिंग, इसकी कुल योजना लागत 3.5 लाख रुपए प्रति इकाई है। दूसरी है परकोलेशन टैंक का निर्माण, इसकी कुल योजना लागत 4,30,000 रुपए प्रति इकाई है। इन दोनों में सरकार 90% अनुदान देगी। आवेदन के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन तिलहन मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 50% अनुदान पर कई कृषि उपादान देने का प्रावधान है। कृषि उपादानों में सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल, खरपतवारनाशी और एनपीपी शामिल है। इससे लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप यदि खरीफ के मौसम में सब्जी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो बिचड़ा तैयार करने के लिए पोट्रे का उपयोग करें। इसमें बिचड़ा स्वस्थ तैयार होंगे और फसल जल्द तैयार होगी। पोट्रे के हर खाने में आधा कोकोपीट और आधा बर्मी कंपोस्ट मिलाकर डालें। उसके बाद उसमें बीज बो दें। इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। बुआई से पहले बीज का उपचार कर लें। इससे मिट्टी और बीज जनित रोग नहीं होंगे, जिससे बिचड़ा स्वस्थ तैयार होगा और जल्द तैयार होगा। इससे जब बिचड़ा खेत में रोपा जाता है तो पौधों के मरने की संभावना कम होती है। किसान भाई, आप यदि कंदीय फसल हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फसल लगाने का काम पूरा कर लें। हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चुनाव के संबंध में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। हल्दी की बुआई में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज के लिए 1 से 2 आंख वाले गांठ का चुनाव करें। किसान भाइयों, हल्दी की खेती अगर आप करते हैं तो राजेंद्र सोनिया जैसी उन्नत प्रजातियों का चयन करें। इसके साथ ही साथ हल्दी में जब भी आप जो बीज है उसका चुनाव कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 30 ग्राम के बीज का चुनाव करें, जिसमें 3 से 4 गांठें जरूर हों। जो किसान व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की जरूरत होती है। आसान और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, बैगन का पौधा लगाने के 25 दिन बाद 125 किलोग्राम नीम की खल्ली और 60 दिन बाद भी 125 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें और उसे मिट्टी से ढक दें। इससे बैगन में कीटों का प्रकोप नहीं होगा और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं। विराम के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभी 2 बच्चा पेट में ही खराब हो चुका है। कितनी मुश्किल से आया हमारा ये राजा बेटा। अपनी जान लगा देंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बहुत उदास बैठे थे। हाँ, 2-3 साल से उपज घट गई है। हम कृषि वैज्ञानिक से मिलके आते हैं। इसे संभालना। अब नहीं लड़खड़ाऊंगी। तुम फसल संभालो, मैं नस्ल संभालती हूँ। मिट्टी से ही पैदा होता है सब कुछ। हम जो मिट्टी को देंगे वही तो मिट्टी हमें वापस करेगी। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के बेतहाशा व्यवहार से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मिट्टी बीमार तो उपज बीमार, उपज बीमार तो संभव है उपज खाने वाले भी बीमार। वैसे तुम क्या देते हो? यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया दो, इसमें फायदा ही फायदा है। मिट्टी उपज और उपज खाने वाले हम सबकी सेहत का रखवाला नीम कोटेड यूरिया। माँ, बाबा, आती हूँ ऑफिस से। बाय बेटा। बाय। नस्ल बचाइए, फसल बचाइए। नीम कोटेड यूरिया अपनाइए। का बारी है जानकारी की। तो आज की पहली जानकारी है खरीफ मक्का की उन्नत खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। मक्का भारत का एक प्रमुख अनाज है जिसका खाद्य और चारा दोनों रूप में उपयोग होता है। इसकी खेती सालों भर की जा सकती है। अपने देश में 75% मक्के की खेती खरीफ में होती है। मक्का की उन्नत खेती से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है। झारखंड में खरीफ में मक्का की खेती के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ मक्का की उन्नत खेती व प्रभेद का चुनाव के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग के विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा राजन। और साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि खरीफ मक्का के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और इसके लिए खेत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए और सही समय क्या होती है जिस समय हम खरीफ मक्का की खेती कर सकते हैं। हम लोग खरीफ मक्का की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मक्के की खेती सालों भर हम लोग वर्ष भर कर सकते हैं, यानी कि खरीफ, रबी और जैद। अभी समय आ रहा है खरीफ का। तो और हम लोग ये भी देखते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो 75% मक्के की जो खेती होती है वो खरीफ सीज़न में ही होती है। और अगर इसकी उपयोगिता की थोड़ा सा बात की जाए तो सबसे पहले 50% जो मक्का होता है वो पोल्ट्री फीड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और 25% आहार के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 12% एनिमल फीड में जाता है और 12% स्टार्च के रूप में इसका यूज होता है। तो मक्के की और हम लोग रोज़मर्रा के अगर दैनिक जीवन में भी देखें तो हम लोग रोज़ मक्के की चाहे वो आपका कॉर्नफ्लेक्स का हो या फिर या तो पहले इसको हम लोग गरीबों का आहार बोलते थे, लेकिन आज के डेट में ये अब अमीरों की थाली में भी शामिल हो गई है, क्योंकि इसको हम लोग कॉर्नफ्लेक्स के रूप में खाते हैं, मक्के की रोटी बनाकर खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मक्का का दैनिक जीवन में भी काफ़ी उपयोगिता है। किसान भाइयों, मक्के को गर्म और नम जलवायु पसंद है। मक्का की खेती के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसके लिए अच्छी धूप भी आवश्यक है। अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी वाला खेत मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। बुआई से पहले मिट्टी की जुताई कर लेनी चाहिए और खेत को समतल बना लेना चाहिए। 6.5 से 7.5 pH मान वाली मिट्टी मक्का की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। जहाँ तक खेती की बात की जाए तो खरीफ सीजन अभी आने वाला है और खेत की तैयारी करनी है। हम लोग का जो सही समय है बुआई का वो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में इसकी खेती होगी। और
हम लोग का चूँकि झारखंड में कई तरह की ज़मीनें हैं, मतलब कि टाँड़ भी है, दोन भी है, तो जो टाँड़ का एरिया होता है, अपलैंड जो एरिया होता है वो सही जल निकासी वाला होता है, तो वहाँ पे हम लोग मक्के की खेती कर सकते हैं। ऐसे बोला जाता है 6.5 से 7.5 pH मान, यानी कि न्यूट्रल जो ज़मीन होती है वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। बस खास ख्याल रखा जाता है कि अच्छी जल निकासी वाली ज़मीन हो। और साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि जब मक्के की अभी चूँकि खरीफ का मौसम है तो पानी लगने की समस्या आएगी, तो मेड़ बनाकर ही इसकी खेती की जाए। मक्के की बुआई का सही समय मध्य जून से मध्य जुलाई तक होता है। इसके लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर तथा पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना बेहतर होता है। कई सारी प्रभेद मक्के में हैं, काफ़ी सारी अनुशंसा भी की गई हैं। जैसे कि इसमें दो तरह का मक्का आता है, एक कंपोजिट मक्का बोला जाता है, संकुल, जिसको संकुल किस्में बोली जाती हैं, और दूसरी संकर किस्में बोली जाती हैं। और इसमें भी अवधि के हिसाब से अलग अलग किस्में अनुशंसित की गई हैं। जैसे कि कम अवधि में अगर तैयार होने वाली किस्में की बात की जाए, जैसे कि 80-90 दिनों में तैयार हो जाए, वैसी किस्मों में आपका BAU से रिलीज़्ड है BAU हाइब्रिड मक्का 5, ये लेटेस्ट है। और विवेक शंकर मक्का ये है कम अवधि में तैयार होने वाली किस्में। इसके अलावा जो मध्यकालीन अवधि में तैयार होती हैं, जैसे कि 90 दिनों में, तो उसके लिए BAU हाइब्रिड मक्का 5 है। और इसके अलावा जैसे कि शक्तिमान 1, 3, 4 और शक्ति 1, ये किस्में हैं हाइब्रिड में। इसके अलावा गंगा 1, गंगा 4, ये भी किस्में हम लोग ले सकते हैं। कंपोजिट में सुआन करके काफ़ी पॉपुलर किस्म है, जो पहले से किसान भाई यूज़ भी कर रहे हैं। और अगर थोड़ी देर से तैयार होने वाली किस्मों के लिए बात की जाए, जैसे कि जो 100 से 110 दिनों में तैयार होती हैं, तो उसमें हम लोग हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज की वेराइटी आई है, जो HQPM 1, HQPM 5 ले सकते हैं किसान भाई। ये पीली दाने वाली वेराइटी है, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, पोल्ट्री फीड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो ये सब किस्में हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। मक्के की फसल को पर्याप्त पोषण की भी आवश्यकता होती है, अतः बुआई से पहले 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। फिर 120, 60 और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट लें, 50%, 25% और 25% के हिसाब से भुरकाव करें। जब हम लोग खाद प्रबंधन की बात करें या पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ज़मीन जब हम लोग तैयार करते हैं, तो 10 से 15 दिन बुआई से पहले 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किसान भाई करें, क्योंकि मक्का एक हाई फीडर क्रॉप है, पोषक तत्व की मात्रा अधिक चाहिए इसे, तो गोबर की खाद ज़रूर से ज़रूर डालें। इसके अलावा जब हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अनुशंसा करते हैं, तो जब हम संकर किस्म लगाएंगे तो 150 kg नाइट्रोजन, 60 kg आपका फास्फोरस और पोटेशियम 40 kg लगेगा। और जब अगर हम लोग संकुल किस्म लगाएंगे तो 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास का मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप देंगे। नाइट्रोजन को हम लोग 3 भाग में बांट कर देंगे। पहला जो भाग होगा, जब हम लोग बुआई से पहले खाद की इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें NPK सारा एक साथ देंगे और नाइट्रोजन की 50% मात्रा देंगे। और उसके बाद 30 दिन के बाद फिर 25% नाइट्रोजन की मात्रा देंगे। और उसके बाद जब टैसलिंग स्टेज आता है, टैसल जब बनने लगता है या धनबाल जब बनने लगता है, उस समय 25% नाइट्रोजन का भुरकाव करेंगे। किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप मक्के की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके फसल की पैदावार बढ़ेगी और आपके मुनाफे में भी जरूर वृद्धि होगी। बारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी है बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल हम कैसे करें, इस विषय पर। तो आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। पशुपालक भाइयों, बरसात का मौसम आते ही वातावरण में नमी और हरियाली बढ़ जाती है। इससे पशुओं के आहार की समस्या तो लगभग खत्म हो जाती है,
परंतु इसके साथ साथ कई परेशानियां भी आ जाती हैं जो पशुओं के उत्पादन पर बुरा असर डालती है। यदि हम इस मौसम में उन पर ध्यान न दें तो उनकी क्षमता अनुसार उत्पादन नहीं ले पाएंगे। अतः ऐसे मौसम में पशुओं में किस तरह की समस्या आती है ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसका समाधान कर सकें। आज हम आप पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग, जहाँ पर हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत महतो जी। सर, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें जिससे उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। जैसा कि हम लोग अभी कह रहे थे, बरसात के मौसम में पशुओं के उत्पादन को बनाए रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसा हम लोग सभी जानते हैं, जैसे ही अभी गर्मी के बाद में बरसात का मौसम आता है, वातावरण में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। ये पहला बदलाव तो चारों तरफ जो अभी सूखा का मौसम था, अभी चारों तरफ नमी और चारों तरफ हरियाली भरने लगती है, जिससे पशुओं को आहार की समस्या लगभग जो समस्या रहती है वो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगती है। साथ साथ कई तरह के परेशानियां भी साथ साथ में ज़रूर आती हैं जो पशुओं के उत्पादन पर बहुत बुरा असर डालता है। तो किसान भाइयों, अगर हम उन छोटी छोटी बातों को जो इस मौसम में ध्यान देने योग्य बातें होती हैं ध्यान नहीं दें तो उनके उत्पादन पर पशुओं का जो उत्पादन है उसको हम सही अनुपात में नहीं बनाए रख पाते हैं और किसानों को काफ़ी घाटा होता है। पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम में उमस बढ़ने के कारण न सिर्फ पोल्ट्री मुर्गियां बल्कि दूध देने वाले बड़े पशु तथा मांस देने के लिए पाले जाने वाले छोटे पशुओं में भी तरह तरह की समस्याएं आती हैं जो उनकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। इस मौसम में मुर्गियों में इकोलाई, CRD तथा कॉक्सीडियोसिस आदि की समस्या देखी जाती है। दूध देने वाले पशुओं में आहार में नमी की वजह से कई समस्याएं आती हैं। इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस की संख्या बढ़ जाती है। फिर इस मौसम में इन पशुओं को गलघोंटू, HS, जंगरेला, खुरहा चपका आदि का सामना करना पड़ता है। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे ये बरसात का मौसम आता है तो कई तरह के समस्याओं को भी साथ में लेके आता है। कई अच्छी चीज़ों भी देखा जाए, इस परिवर्तन में कोई अच्छे चीज़ें भी आते हैं जो पशुओं के उत्पादन पर अच्छा असर भी डालता है, पर बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो पशुओं के उत्पादन पर बुरा असर भी डालता है। जैसे आप पशुओं में हम सभी तरह की चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे जो बर्ड के जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या जो माने बर्ड का फार्मिंग कर रहे हैं उन सबों को भी, इसके अलावा जो लार्ज एनिमल्स कर रहे हैं जैसे कैटल बफेलो कर रहे हैं या जो छोटे जानवर जैसे मांस के लिए बकरी या भेड़ का पालन कर रहे हैं, उन सबों में भी तरह तरह की समस्याएँ आती हैं जो किसानों को नुकसान तक आर्थिक नुकसान काफ़ी पहुँचाता है। जैसे अगर पोल्ट्री फार्मिंग में लें तो यहाँ पे कई जैसे उमस बढ़ जाता है, टेम्परेचर वहीं पर बना रहता है, तो कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। जैसे आप कोलाई की समस्या आने लगती है, कॉक्सीडियोसिस, CRD या फंगल इन्फेक्शंस आने लगते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी होते हैं जो किसानों को सामना करना पड़ता है। लार्ज एनिमल्स में ले, जैसे दूध वाले जानवरों पे अगर हम लेते हैं तो सबसे पहली समस्या होती है कि आहार प्रबंधन पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे तरह तरह के घास वगैरह सब काफ़ी आ जाते हैं, तो किसानों को अच्छा लगता है कि हम हरा घास दे पा रहे हैं। तो जो पशु उत्पादन में है, जो अधिक उत्पादन वाले रहते हैं, तो वो हरा घास के साथ में क्या रहता है कि हरा घास में नमी की मात्रा, जो पानी की मात्रा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे वो मात्रा तो ज़रूर खा लेते हैं पर जितने पोषक तत्व उसमें जाना चाहिए वो नहीं जाता है। और दूसरे मैनेजमेंट पर अगर हम ध्यान ना दें तो उस पर उत्पादन काफ़ी नीचे आने की संभावना हो जाती है। इसके साथ साथ कई इस समय पे ना बैक्टीरिया, वायरस या जो रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनकी भी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें आप बैक्टीरिया, वायरस या छोटे जो परजीवी होते हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ साथ फंगस भी कई तरह से परेशान करने लगते हैं, जिससे तरह तरह के चीज़ों के द्वारा फंगस पशुओं के शरीर तक पहुंचता है, चाहे वो बाहरी माने उनके जो बाहरी चीज़ों पर प्रभाव डाले या फिर वो आंतरिक चीज़ों पर प्रभाव डाले, मिला जुला के उसके उत्पादन पर ये काफ़ी प्रभाव डालता है। इन समस्याओं से पशुओं को निजात दिलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले आवास प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। बरसात शुरू होने से पहले आवास को पूरी तरह से ठीक कर लें। कहीं से पानी आवास के अंदर न आने पाए, इसका ख्याल रखें। आसपास में जल जमाव ना हो, ड्रेनेज सिस्टम सही हो। इन सब के अलावे
अनाज रखने वाले स्थान पर संक्रमण न होने दें। तो किसान भाई ये तो रही समस्याओं पे हम बात कर रहे थे, तो केवल समस्याओं के निदान भी हैं। अगर हम कुछ इन छोटे छोटे प्रबंधन पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो छोटे छोटे परेशानियां आ रही हैं जिससे हमारा किसानों के जो पशु उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है, उस पर हम निजात पा सकते हैं। तो इन सबों में सबसे पहला प्रबंधन अगर कहें तो आप किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए उसके आवास प्रबंधन पर। किसान भाइयों, इस समय के आते ही आप बारिश का मौसम शुरू हो उससे पहले आप अपने पशु आवास को पूरी तरह से ठीक कर लें। कहीं पर भी आप पानी अंदर न घुस पाए, इसको आप ध्यान पे रखें। विशेष करके मुर्गी जो पाल रहे हैं उन सबों को तो विशेष ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आसपास में जल जमाव ना हो पाए इसका ध्यान रखें। ड्रेनेज वगैरह पहले से ठीक करके रखें ताकि पानी जो आती है वो बह के आपके फार्म के आसपास से निकल जाएँ। जहाँ पर आप स्टोरेज रखे हुए हैं, विशेष करके जो खाद्यान्न के लिए जो आप स्टोरेज बनाए हुए हैं उन सबों के आसपास में विशेष ध्यान रखें ताकि जल जमाव ना हो और आपके जो खाद्यान्न रखे हुए हैं वो भी किसी तरह के चीज़ों से संक्रमित ना हो जाए जिससे आपके पशु भी संक्रमित हैं। आवास के बाद बारी आती है आहार के प्रबंधन की। ग्रामीण क्षेत्र में दूध देने वाले पशुओं के लिए हरे घास अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है। इस मौसम में हरे चारे के अलावा सूखा चारा दाना मिश्रण देने का भी ख्याल रखें। पशुओं के भोजन को फफूंद के आक्रमण से जरूर बचाएं। ये जो खान पान आहार संबंधित जो प्रबंधन है, ये आहार में जो शहर में जो पशु पाल रहे हैं वो किसान भाइयों के लिए तो ये समस्या बहुत ज़्यादा नहीं आती है कि वो उनके पास में क्योंकि पूरा साल भर हरा घास की वही स्थिति बनी रहती है। तो किसान भाइयों जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फार्मिंग कर रहे हैं, विशेष करके जो दूध वाले के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास ये काफ़ी अच्छा मौसम होता है, जो लाभ देने वाला मौसम होता है, क्योंकि हरे घास काफ़ी मात्रा में गाय जो फार्मिंग कर रहे हैं, हरा घास की कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनके लिए कहें या वाइल्ड ग्रासेस कहें, वो सभी तरह के हरा घास काफ़ी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं। तो ये देखने की ज़रूरत होती है कि पर्याप्त मात्रा केवल उपयुक्त नहीं होता। उत्पादन को बनाए रखने के लिए हरा घास हम बहुत दे रहे हैं ऐसा लगता है, पर उसमें ध्यान देने जो कि ये बातें होती है कि जितनी पोषक तत्व हमारे पशुओं को चाहिए उत्पादन के लिए उतना पोषक तत्व उन घासों से आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। उसमें अगर आप, क्योंकि इस समय पे हरे चारे के अंदर में पानी की मात्रा करीब 70 से 80% तक पहुँच जाती है। वो बल्क तो हम लोग देते हैं पर उसमें ड्राई मैटर की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है ना कि पहले तो पशुओं पे वो जो गोबर है वो पतला होने लगता है, खाने की मात्रा जितना पोषक तत्वों की मात्रा कम जाती है तो उत्पादन पर असर पड़ता है। तो इन तरह के चीज़ों को ध्यान बनाए रखने के लिए आप कोशिश करें जो आपके पास दाना मिश्रण का है उसको भी उचित मात्रा में ज़रूर देते रहें, तभी आप इसको कर सकते हैं। साथ साथ जो हरा चारा है उसके साथ में कुछ सूखा चारा ज़रूर मिलाएं, जैसे 20 से 25% तक आप सूखा चारा अवश्य मिलाएं उसमें। तो इस मौसम में भी आप निश्चित तौर पे आहार प्रबंधन करके उसके कारण जो उत्पादन में कमी है उसको आप बनाए रख सकते हैं, उसको आप पाट सकते हैं। इस मौसम में पशुओं को रोग व्याधि से बचाने के लिए आवास के अलावा उनके लिए टीके का भी प्रबंध करें। इसके अलावा दूसरा आप देखेंगे रोग प्रबंधन में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दूसरा क्या था, इस समय पे आप सभी हम जानते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनका वातावरण में संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवों के साथ साथ इस समय के जो परजीवी होते हैं, विशेष करके जो वर्म होते हैं, जो कृमि है या जो बाहरी परजीवी हैं जैसे लाइस हो गए, टिक्स हो गए या खून चूसने वाले मक्खियाँ होते हैं, इन सबों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इन सबों को बचाव के लिए आप इनके भी छोटे छोटे प्रबंधन पर ध्यान रखें। अपने जैसे पशु आवास के वेंटिलेशन की जरूर ध्यान रखें, हवा का आर पार मैंने हो रहा है कि नहीं आपके पशु आवास में, ये भी ध्यान रखें। प्रॉपरली जो आपके अंदर में जो पशु आवास का अंदर का भाग है वहाँ पर जल जमाव ना हो, इसका पे आप ध्यान रखें। बाहर से पशु, जैसे आप खुले क्षेत्र में अगर पशुओं को रखते हैं तो घर अगर अंदर आता है तो उनके खुरों में बहुत ज़्यादा गोबर मिट्टी लगा ना रहे, इसको आप ध्यान रखें। बाहर में उसको 2-3 बार खुरों की धुलाई कर सकते हैं, या जो आवास के आगे में जो फूड बाथ रखे रहते हैं उन फूड बाथ में आप पानी भर के रखें तो खुर धुल के अंदर आएगा। तो जैसे फुट रोड की होने वाली जो समस्या इस समय बढ़ती है तो उसको भी आप निजात पा सकते हैं। साथ साथ में पशु आवास के अंदर में आप जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, जो अभी जैसे बैक्टीरियोसाइडल या माइसाइडल या तरह तरह के जो कीटनाशक दवाएं आते हैं, उनका नियमित रूप में आप छिड़काव करें। इस तरह से बरसात के मौसम में यदि हम विशेषज्ञों की राय पर चलकर पशुओं की देखभाल करें तो हम इन्हें कई समस्याओं से बचा सकते हैं। ऐसा करके हम इनके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं तथा पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना?
जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं वक्त की कमी साथ साथ रहती है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में दिलवाने का वादा करते हैं। अब बारी है आपका। कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।